नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है चीन को लेकर। चीन जिस तरीके से भारत के खिलाफ तमाम गतिविधियां कर रहा है, और उससे पहले चीन ने जो कुछ ताइवान के साथ किया था, उसके बाद अब ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का एक बयान आया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चीन ताइवान को पहले से परेशान करता रहा है और हम उसकी वजह से काफ़ी पीड़ित रहे हैं, और आज वही चीन भारत के सीमाओं पर भी करने की कोशिश कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि चीन एग्रेसिव है और चीन सिद्धांत विहीन राजनीति करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता है। ऐसा कहकर उन्होंने भारत के साथ आने की बात कही है, जो कि स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से चीन की जो रणनीति है कि वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए, और वो इसको ताइवान के ऊपर थोपना चाहता था। लेकिन ताइवान में दोबारा से साई इंग-वेन दोबारा राष्ट्रपति बनी, और उन राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वर्चुअल रूप से मीनाक्षी लेखी और दूसरे एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भाग लिया था। इसको लेकर चीन काफ़ी नाराज हुआ था, और अब जिस तरीके का जोसेफ वू का बयान आया है उसके बाद चीन को मिर्ची लगना लाजमी है, क्योंकि ताइवान को लेकर अमेरिका स्पष्ट कर चुका है। और अभी पिछले दिन की खबर थी कि ताइवान के आकाश में अमेरिकी जेट फाइटर देखा गया था, जिसके बाद चीन की सेनाएं भी अलर्ट हो गई थी और उन्होंने भी अपने फाइटर्स को तैयार रहने के लिए कह दिया था, क्योंकि चीन को यह आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ताइवान के हाथों उसके ऊपर आक्रमण करा दे और बाद में वो इस पूरी की पूरी लड़ाई में कूद पड़े। ताइवान और चीन के बीच में जो संबंध है उसको हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से ताइवान में जो आज सरकार थी या ताइवान देश बना था, वो जब कॉमिन्ट्रॉन के खिलाफ कम्युनिस्टों की क्रांति हुई थी, उसके बाद यांग काई शेक भागकर चले गए थे फॉर्मोसा द्वीप पर, जिसको आज ताइवान कहा जाता है, और उसके बाद कम्युनिस्टों का शासन हो गया था चीन में। और तब से ही चीन की ये कोशिश रहती है कि ताइवान को उसका हिस्सा माना जाए, लेकिन ताइवान आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अपने आप को मानता है, और वो ये कहता है कि असली चाइना हम हैं। दूसरी तरफ चीन के जो कम्युनिस्ट हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC के तौर पर अपने आप को कहते हैं, और दुनिया के तमाम देशों ने ताइवान को मान्यता भी दे रखी है। हालांकि भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी थी, लेकिन भारत ने अभी पिछले दिनों में अपनी रणनीति को बदला है, और वो धीरे धीरे करके भारत की तरफ से ताइवान को मान्यता देने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ताइवान और चीन का जो एक विवाद है उसको लेकर चीन हमेशा ही आक्रामक रहता है, और इसी का जिक्र जोसेफ वू ने किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत के साथ भी इसी आक्रामकता को दिखाने की हिमाकत चीन कर रहा है, लेकिन भारत से उसको कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और उसको मुंह की भी खानी पड़ेगी। तो साई इंग-वेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन भी अब खुलकर भारत का साथ देने के लिए आ गया है। जापान से लेकर इंडोनेशिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ये सभी के सभी देश भारत के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन को ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे खेल में, या जो लड़ाई उसके खिलाफ चल रही है, या जो दबाव बनाने की रणनीति उसके खिलाफ चल रही है, अमेरिका तो है ही बल्कि भारत भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसीलिए बदला लेने के लिए चीन ने अपनी सेनाओं का जो दबाव है LAC पर बढ़ाया है उसको, और उसको लेकर तमाम तरीके की वो बातें अपने ग्लोबल टाइम्स में लिखने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी जैसे इलाकों को, जो कि स्पष्ट रूप से भारत के इलाके हैं, सो झील का पूरा इलाका भारत का है, उस पर भी वो अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। वो कहता रहा है कि ये तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत आज उसका एक प्रदेश है, इसलिए ये हमारा हिस्सा है। चीन की ये जो विस्तारवादी नीति है, इसके खिलाफ अगर कोई सख्ती के साथ लड़ रहा है तो वो भारत है, और भारत ही इसको मात भी दे सकता है। ये बात चीन अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन चीन अब उस रणनीति पर चल रहा है जिसे मिलिट्री टैक्टिक्स में कहा जाता है कि अपने दुश्मन को डराने की कोशिश करो। आपके पास जितनी सेना या जितनी ताकत है उससे ज़्यादा खुद को दिखाने की कोशिश करो, तो शायद दुश्मन आपसे डर जाएगा, आपके चकमे में आ जाएगा। लेकिन भारत भी इस रणनीति को भली बात ही समझ रहा है, और यही वजह है कि चीन ने जब LAC के ऊपर अपनी सेनाएं बढ़ाई तो भारत ने भी अपनी सेनाओं का दबाव उस हिस्से में बढ़ा दिया था। चीन से हटकर बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बड़ा ही हास्यास्पद बयान सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यून अखबार की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत में 34 करोड़ लोग भूख के कगार पर पहुंचने वाले हैं, और उनकी जो व्यवस्था है सरकार नहीं कर पाएगी ऐसा लगता है, लेकिन हम उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं और हम उनकी मदद करेंगे। यानी कि जो पुरानी कहावत है, एक पुराना एक मुहावरा होता है कि घर में नहीं है दाने
और अम्मा चली बुनाने वो वाली बात आज पाकिस्तान के कटोरा खान प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहे हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये देश पूरी तरीके से फटेहाल हो चुका है। वहाँ लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं, और अब तो कोरोना की महामारी की वजह से और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। लोग प्याज से लेकर मिर्च तक और टमाटर से लेकर तमाम तरीके की बातें वहाँ करते रहे। टमाटर के ऊपर वहाँ पर लड़ाई होने की बात होती है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री इमरान खान का ये बयान आपको एक चुटकुले से ज़्यादा, जोक से ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जिस देश के ऊपर दुनिया का तमाम कर्जा है, जो अपनी सेना से लेकर जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं दे सकता और पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है, उस कर्जे से बचने के लिए वो बार बार गुहार करता है अमेरिका से, चीन से या दूसरे देशों से। चीन के कर्जे को चुकाने के लिए उसे अपने गधे तक बेचने पड़ रहे हैं, अपनी महिलाओं का शोषण करवाना पड़ रहा है, अपनी ज़मीनों पर कब्जा कराना पड़ रहा है। वही पाकिस्तान आज भारत जैसे देश को, जिसकी अर्थव्यवस्था अगर परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत के आधार पर देखी जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर वर्तमान स्थिति में देखी जाए तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस भारत को पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपके जो भूखे मरने वाले नागरिक होंगे उनकी मदद हम करेंगे, उनको राशन हम पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बात की है, उसका जवाब भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया है। और भारत ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 90% से ज़्यादा कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने जो अपना स्टिमुलस पैकेज यानी कि राहत पैकेज घोषित किया था, उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। इसलिए उसे बात करने से पहले अपनी जेब देख लेनी चाहिए और अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इमरान खान ने जिस तरीके की रणनीति अपनाई थी, वो भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में पहुंचे थे और कहीं से भी भीख नहीं मिली। जबकि चुनाव से पहले वो कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन भीख का कटोरा लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। आज ऐसे दोगले आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भारत ही नहीं पाकिस्तान भी हंस रहा होगा। और जिस तरीके से कराची में ब्लैकआउट हुआ था, पाकिस्तान के लोगों की नींद हराम हुई थी, उसके बाद इस बयान के बाद निश्चित मानिए कि पाकिस्तानी मीडिया में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ना लगभग निश्चित है। और चीन के साथ भारत के जो संबंध चल रहे हैं उसके ऊपर कांग्रेस की जो राजनीति है उसको लेकर अभी पिछले दिनों पूर्व सैनिकों अधिकारियों ने एक लेटर लिखा था और इसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस इस जो संवेदनशील मुद्दा है, सामरिक मुद्दा है, उसके ऊपर भी घिनौनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है वो भारत के पक्ष में कहीं नहीं है। कांग्रेस की ही गलतियों की वजह से भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग चाइना के पास अभी भी है, पाकिस्तान के पास अभी भी है। उसके बावजूद कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर उसके अधेड़ युवा अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना के बयानों को या चाइना के पक्ष में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उन्हें बाज आना चाहिए और अपनी भारतीय सेनाओं का, भारतीय सशस्त्र बलों का और हमारे जो पराक्रमी जो रणनीतिकार हैं उनका मनोबल गिराने की बजाय उनके साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि 1962 में जब चीन ने भारत के सीमाओं पर कब्जा किया था, उस समय भारतीय सेना के पास साजो सामान की भी कमी थी, भारतीय सेना के जोश में कहीं कमी नहीं थी, बलिदान में कहीं कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय जो प्रधानमंत्री था उसकी गलत नीतियों की वजह से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। और आज की जो भारतीय सेना की स्थिति है उसको ठीक तरीके से राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि आज भारतीय सेना चीन की सेना से कहीं ज़्यादा मजबूत है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हर बात में हम चीन की सेना को टक्कर दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता इस तरीके की बातें करेगा तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और ऐसी बातों का जवाब पहले ही जनता दे चुकी है। लेकिन अगर ऐसे लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो इनको सजा देने की ज़रूरत है। और ये जो लोग थे इनमें जो प्रमुख नाम है वो संजीव बारदोलोई और एयर CMD SS सक्सेना, ब्रिगेडियर दिनकर अदीब, ये सभी लोगों ने इसकी बातों का जवाब दिया है और राहुल गांधी के बयानों को सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने का जिक्र भी उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा है कि क्षुद्र राजनीतिकरण के लिए वो देश और सेना को अपमानित न करें। जय हिंद, जय भारत।
है।